इज्जत के लिए और दरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऑनरेबल डाइस, यहाँ पर मौजूद सारे डिग्निटरीज, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मरहूम हाजी अब्दुल करीम तांबोली साहब के 5वें बरसी के मौके पर इस इंग्लिश स्कूल में यहाँ पर हमें बुलाया गया, इसलिए हम इनके बड़े ममनून और मशकूर हैं। एक बहुत अहम सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। ये सब्जेक्ट पर पस मंजर ये है कि हम जो एजुकेशन को देख रहे हैं वो देखकर बड़ी कोफ्त होने लगती है। कोफ्त ये होती है कि एक बच्चा बेचारा सारे सुबह से उठता है, उसको स्कूल में भेजा जाता है, दोपहर तक कैसा तो स्कूल करके आता है। आप बहुत खुश होंगे मेरी बात पे, है ना। फिर बाहर के डब्बा खाता है तो उसको फिर से किताबें हाथ में दे दी जाती है, फिर ट्यूशन को भेज दिया जाता है, वो 2-3 घंटे उधर, फिर वो जेल से क्या निकला, फिर घर को आता है बेचारा थका के, फिर चाय पीता है सर, और फिर जाता है मदरसे को, फिर तीसरी जेल। ऐसा सिलसिला 20 साल चलता है। तो ये भी एक हिसाब से 20 साल की जेल होती है ना। तो ये देखकर हमने सोचा नहीं, ये कुछ सही नहीं चल रहा है। एजुकेशन के नाम पर एक बिजनेस शुरू हुआ। वैसे भी भारत में डर बेचा जा रहा है और बहुत बड़े कीमतों पर डर खरीदा जा रहा है। जब तक आदमी को डराए नहीं ना तो वो पैसा नहीं निकालता। तो ये इतनी आसान चीज को इतना मुश्किल बनाकर पेश कर दिया गया कि लोग चाहे वो कीमतें देने लगे और चाहे वो कीमतों पर इस इल्म को खरीदने लगे। लेकिन अफसोस ये कि इसमें सारी चीज तो नजर आई, लेकिन एक ही चीज नजर नहीं आई कि इसमें एजुकेशन कहीं पर भी नजर नहीं आया। आप कहेंगे क्या बात कर ले, इतने दूर से आए आप, इतने हम क्या क्या रहे इतने साल से। तो मैं आपको बताऊं क्या कर रहे हैं। मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की उसका मतलब है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को जो मार्गदर्शन भेजा, जो हिदायत भेजी, जो रहनुमाई भेजी, ऐसी क्या वजह है कि जिसकी पहली आयत पढ़ अपने रब के नाम से। और ताज्जुब की बात यह है कि उस नबी पर ये आयतें भेजी गई जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, और उनसे कहा जा रहा है कि पढ़ इक़रा रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या हो जाए? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये इस्लाम की प्रायोरिटी है। जो 6500 आयतों में सबसे पहली आयत जो नुज़ूल हुई, इसका मतलब प्रायोरिटी पे सबसे टॉप की चीज ये है कि नॉलेज, इसलिए कि नॉलेज इज अ पावर। और फिर अल्लाह के रसूल ने क्या किया? उस वक्त अरब में बहुत चंद लोग पढ़े लिखे थे, उंगलियों पे गिने इतने, लेकिन ये तालीमी इंकलाब था, ये नॉलेज का इंकलाब था, जिसने 23 साल में पूरे अरब को बदल कर रख दिया। और पूरा अरब सिर्फ लिटरेट ही नहीं हुआ बल्कि वेल कल्चर्ड हुआ, और उसने आने वाले 1000 साल तक दुनिया का इमामत की। मैं किससे कहा जाऊं, मैं भरोसा नहीं रखता। मैं जो बात कर रहा हूं एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, सारी चीजें, अलजेब्रा हो, इसकी वजह क्या थी पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्तिहाद करो। और उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं, लेकिन उसका मीनिंग ये होता है कि रिसर्च करो। और सुनो का क्या कहा, अगर इज्तिहाद गलत हो जाए तो एक नेकी, क्या रिसर्च गलत हो जाए तो एक नेकी, और रिसर्च सही हो जाए तो 2 नेकी। फिर क्या था, मुसलमानों ने ऐसे रिसर्च किए कि सारी दुनिया को बदल कर रखे पूरे 1000 साल तक। किसी और भी मैं पूरा लेक्चर उसी पर दूंगा कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम फॉर द वर्ल्ड। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि इन शेरनी का दूध है,
जो उसे पिया वो गुनाह बगैर नहीं रह सकता। क्या बड़ी बात कही। सारे दुनिया के इतिहास में आपको सिर्फ एक चीज कॉमन मिलेगी, सारे दुनिया के इतिहास में। हुकूमत तो सिर्फ इल्म वालों ने की, है ना। आपने बड़े बड़े हफ्शी देखे होंगे, बड़े बड़े निग्रो देखे होंगे, बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन नहीं, हुकूमत तो सिर्फ इल्म वालों ने की, अकल ने की। और अकल को धार लगाने वाली चीज इल्म है, और जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं कि नॉलेज इज द पावर। इस्लाम में हर मर्द और औरत को इल्म फर्ज कर दिया गया है, कंपल्सरी, मैंडेटरी। 1843 में कभी फातिमा शेख की बरसी मनाई गई। 1843 में 1843 में भारत में पहली लेडी स्कूल खुली, है ना, मतलब अब से कुछ साल पहले, 150 साल पहले। लेकिन इस्लाम ने जो औरतों को स्कूलिंग का हुक्म दिया, बल्कि मैंडेटरी किया, फर्ज किया, वो तो आज से 1500 साल पहले की बात है। तो मर्द और औरत दोनों पर इल्म का हुसूल फर्ज करार दिया गया। ये कंपल्सरी और मैंडेटरी है इसलिए कि इस्लाम इल्म का नाम है, बस। तो मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि मैं कहने जा रहा हूं कि सीक्रेट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। मुझे बहुत माफ करते चले कि अगर मैं कुछ बात आपकी दिल आजारी हुई तो मुझे माफ करते चले। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, तो इसलिए दे रहा हूं कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं शायद आपने कभी सुना होगा। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एजुकेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। जो इसको मुश्किल बना के रखा ना आपके सामने, इतने परेशान है हाल है सब, बच्चों से ज्यादा तो माँ बाप ही परेशान है। बस मैं ये कह रहा हूं कि एजुकेशन इज वेरी इजी। अब मैं इसको साबित करूंगा, मैं ऐसा साबित करूंगा कि देखिए जो सिलेबस बनता है, अब चूंकि मैं एकेडमिक काउंसिल में रहा और अल्लाह के करम से मुझे घटना समिति में भी, यानी यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में भी मुझे रहने का मौका मिला, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका मिला। तो मैं आपको पहली बात ये बता रहा हूं कि एजुकेशन पूरा सिलेबस इस लिहाज से डिजाइन होता है कि एक एवरेज बच्चे के हिसाब से, एक एवरेज बच्चा जिसको कहते हैं 40%, जिसका आईक्यू जैसा समझते हैं 40%, उसके लिहाज से यह सिलेबस तरतीब होता है, मुनज़्ज़म बनता है। अब आपको पासिंग मार्क कितने? 40। मतलब ये कि एवरेज में से एवरेज, समझ रहे आप? एक तो ये पूरा सिस्टम एजुकेशन का सिलेबस एकेडमिक्स इस बुनियाद पे बना कि ये एवरेज बच्चे के समझ में आए, आकलन में आए। अब उसमें पासिंग मार्क कितने? 40। मतलब अगर वो पास हो रहा है तो क्या कर रहा है? वो ही एवरेज में से एवरेज है। और मान लो अगर वो आउट ऑफ 100 में 100 भी मार्क ले लिए तो भी एवरेज है ना। इसमें क्या मुश्किल बात? जब सिलेबस ही एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बनाया गया तो उसमें डिफिकल्टी क्या बात की? आप एवरेज है ही नहीं, आपको उससे बहुत आगे के है। आपके लिए तो वो दाएं हाथ का मैल होना चाहिए, क्योंकि बना ही एवरेज के लिए। नंबर 1। दूसरी चीज, जो टेक्स्ट बुक होते हैं ना, आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे, वो टेक्स्ट बुक का हाल ही है कि उसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक एवरेज बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट वो किताब पढ़ के समझ ले, उसको कहते हैं टेक्स्ट बुक। मैं सही कह रहा हूं ना सर? एक एवरेज स्टूडेंट जो किताब पढ़ ले खुद अपने तौर पर और समझ ले, वो टेक्स्ट बुक है। अभी तो होशियार बच्चों की बात ही नहीं हो रही है, हम सब एवरेज, कॉमन, ऑर्डिनरी बच्चों की बात कर रहे हैं। अब आप मेरे इस बात को प्रैक्टिकल करना है तो घर पे जाइए, कोई भी किताब उठाइए और कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए। आपको समझ में नहीं आया तो बोलिए मुझे। लेकिन हमको ये बताया नहीं गया किसी ने कि ये इतना भी आसान काम है कि जो बगैर टीचर के हेल्प के
ये पढ़ सकते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम में स्कूल फीडिंग नहीं रही, टीचर पढ़ाएंगे सब पूरा डिटेल समझाएंगे, नहीं। टीचर हमारे फैसिलिटेटर्स है, टीचर हमारे मोटिवेटर है, टीचर हमारी गाइड है। ठीक, मैंने दो बहुत अहम चीजें कही कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ये एवरेज आईक्यू के हिसाब से बनाया गया। कितना आसान चीज है, अगर एवरेज है तो सबको पाना आसान है, उसको समझना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है, और पास होना तो बहुत ज्यादा आसान है। तीसरी चीज, जब कोई भी स्टूडेंट बुद्धू नहीं होता। मुझे बहुत बुरा लगता है जब माँ बाप अपने बच्चों को बुद्धू कहते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हर एक को बुद्धि दी। बुद्धि का मतलब है इंटेलिजेंस दिया। ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है। इसके जैसा कोई कंप्यूटर साइंस बना ही नहीं सकी। बुद्धि हर इंसान को दी हुई बुद्धि, तुमको हमको यहां पर बैठा हुआ हर आदमी, हर जात का, हर लेवल का आदमी वो बुद्धिमान है। वो बुद्धि हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके यहां पर वो चीज है जो दुनिया में कोई कंप्यूटर जिसकी मिसाल नहीं दे सकता, जिसको कंपेयर नहीं कर सकता। इतना बड़ा कंप्यूटर ऊपर रखने के बाद कोई आदमी बेवकूफ बुद्धि कैसे हो सकता है? फिर आप पूछेंगे कि फिर दिमाग क्यों नहीं चल रहा है ना, इसका दिमाग क्यों नहीं चल रहा, फिर ये हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं? उसके दो वजूहत। द मैटर ऑफ इंटरेस्ट, तो वो दिलचस्पी नहीं ले रहा, बस वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। जिस लम्हा उसने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया ना, तो समझ लो होगा काम। अब दूसरी बात यह है कि हर एक को हर सब्जेक्ट में दिलचस्पी होगी जरूरी नहीं, सबके अपने अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने सबके अंदर सारी चीजें बांट दी है ना। किसको कोई कलाकार बना दिया, किसको कुछ बना दिया, किसको कुछ बना दिया, किसको कुछ बना दिया। हम ये क्यों जिद करने लगे कि सब एक जैसे बने? यहां पर कोई आर्टिस्ट है, कोई बड़ा लॉयर है, कोई बड़ा फिलोसोफर हो, वहां बैठे हुए सारी चीजें बांट दी गई, तो हर एक का इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक एक नहीं होगा, है ना। इंसानों ने अपने ब्रेन का 1% बहुत बोल दिया मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया। वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये अलग बात है तो है सबके पास, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसको कहेगा क्या अल्लाह का? 1% भी बहुत हो गया, मैंने कहा उससे भी कुछ हम इस्तेमाल ही नहीं करते उसका। और अल्लाह, दुनिया की सबसे बड़ी खोज क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी खोज इंसान का खुद अपने आप को खोजना। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन द वर्ल्ड, कि वो आदमी अपने आप को खोज ले। बस क्या खोजेंगे वो? अपने एबिलिटीज, अपनी सलाहियतें, अपने इंटरेस्ट, अपने पैशंस मालूम कर ले। ये जिसने किया वो बहुत आगे चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अरफ़ा नफ्सुहा व मन अरफ़ा रब्बुहा, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मुश्किल तो ये है कि हम अपने आप को ये पहचान रहे। हम लगे सलमान खान, शाहरुख खान और कौन से खान के पीछे वो क्या कर रहे, किधर उठ रहे, किधर बैठ रहे, सारी चीजें दुनिया देखने में। लेकिन अफसोस है कि हम अपने आप को नहीं झांकने की कोशिश कर रहे, हम अपने आप से नहीं मिल रहे। अब सवाल यह है कि वो स्टूडेंट का दिलचस्पी कैसी देखे। कोई भी स्टूडेंट की दिलचस्पी, इंटरेस्ट 10वीं के पहले मालूम हो जाना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ कि 12वीं तक उसको पता नहीं होता कि हमें किधर जाए, है? वो 12वीं तक परेशान होता है और 12वीं में जाके फिर स्कूल कंडक्ट करते, करियर गाइडेंस और ये और वो, ये क्या तरीका है कि उसको अभी सफर पे निकला है और मालूम ही नहीं कहां जाना है, तो कौन सी गाड़ी पड़ जाएगी। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि 8वीं बाहर कंट्रीज में इस तरह करते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं तक ही उसके इंटरेस्ट, उसके इंक्लिनेशन को रीड कर लेते हैं, उसके माँ बाप रीड करते हैं, उसकी स्कूल रीड करती है या एक्सपर्ट रीड करते हैं कि ये सब्जेक्ट में चल सकता है। इसलिए मैं स्कूल से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्पेशल तौर पर साइकोलॉजिस्ट को या एक्सपर्ट्स को अपने स्कूल में टाइम अपॉइंट करे, ताकि वो बच्चों के इंक्लिनेशन को भाप ले। जिस लम्हा वो इंक्लिनेशन को भाप लिया,
और हमने उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ढाल दिया, उसने कमाल कर दिया। अब मसला यह है कि माँ बाप की जिद है कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या सीए बनाएंगे, बस इसके आगे हमारे पास कोई है ही नहीं। जबकि बेशुमार 1800 2000 चीजें दुनिया में मौजूद है जहां पे हमारा बच्चा जा सकता है। लेकिन हमारा एक कंपल्शन है, एक एक्सपेक्टेशन है कि हम क्या करें, हम बोले नहीं यही बनना है बच्चे को, और बेचारा जा रहा है, उसका हमको मालूम नहीं इंटरेस्ट है या नहीं है। दूसरी चीज हमारी बहुत मुश्किल यह है कि हम ये देखते हैं कि किस चीज का डिमांड है। अरे डिमांड के हिसाब से करियर थोड़ी डिजाइन होता है। मान लो किसी चीज का डिमांड खत्म हो गया तो क्या करेंगे? करियर डिमांड के हिसाब से डिजाइन नहीं होता, करियर इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन होता है। मेरा एक दोस्त आया अमेरिका से, आर्किटेक्ट था कुलकर्णी। उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका में एक काम बहुत अच्छा करते हैं शेख साहब, आप यहाँ देखो कोशिश करके। मैंने कहा क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा स्कूल वाले ये करते हैं कि वो 9वीं 10वीं में जब स्टूडेंट होता है तो उसके सामने सारे कैरेक्टर ला दिए जाते हैं। एक डॉक्टर आता है, वो अपने पेशे की पूरी मालूमात देता है, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मेरा जॉब पोर्टफोलियो ये है, और फिर उसके ऑफिस में विजिट कराते हैं बच्चों को 8 दिन 15 दिन में। फिर वकील आता है, फिर डॉक्टर आर्किटेक्ट आता है, ऐसे जितने भी मुमकिन हो सके वो सारे लोग वॉलंटरीली स्कूल में आते हैं। वो अपने जॉब का पोर्टफोलियो बोलते हैं, अपने ऑफिस को ले जाते हैं, विजिट कराते हैं, तो बच्चे को समझ में आता है कि मुझे किधर जाना है, कि मुझे ये बनना है। अब उसके सामने, बेचारे के सामने कुछ है ही नहीं, तो जाएगा किधर? जरूरत इस बात की है कि बच्चों को 9वीं 10वीं तक ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करे कि उसका इंक्लिनेशन देख ले। जिस वक्त उसका इंक्लिनेशन देखा जाएगा ना, वो बहुत आगे जाएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। और जिस दिन आदमी अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को अपना जॉब बना देगा ना, तो उसको एक भी दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 35 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, मैंने एक भी दिन काम नहीं किया। इवन मैं संडे के दिन भी ऑफिस जाता हूं, इसलिए कि ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं अपनी हॉबी परस्यू कर रहा हूं। लोग समझते हैं कि मैं काम कर रहा हूं। तो जो लोग अपना इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाएंगे, अपना प्रोफेशन बनाएंगे, वो बहुत कामयाब होंगे। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं होते, और बहुत तवज्जो इस बात पे देनी होती है कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी एजुकेशन, और हम उसको बहुत लाइट लेते हैं। जो बेसिक फाउंडेशन है एजुकेशन का, वो प्राइमरी एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में ये जो पहली से लेकर 10वीं है, इसमें कहीं पर भी कोई रखना आ गया, गैप आ गया, तो बच्चे को आगे का कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत बारीकी से उसके वो बेसिक्स को चेक करना होता है। फिनलैंड ये बहुत अच्छा एग्जांपल है प्राइमरी एजुकेशन का, जिन्होंने बहुत आगे जाकर प्राइमरी एजुकेशन में काम किया। ये हमारे एजुकेशन में क्या है, हम एक रेक्टिफिकेशन करते हैं, एक अलग ही पद्धति शुरू हो गई। याद कराना, वो पोएम याद कर रहा, फला याद कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो याद क्या कर रहा है। हमारे भारत में यस पप्पा, नो पप्पा, जॉनी जॉनी करते होते, मैंने जर्मनी में देखा, वहां यस पप्पा नो पप्पा नहीं कहते। 7 इयर्स तक वो बिहेवियर साइंस सिखाते हैं कि बच्चा उठेगा कैसा, बैठेगा कैसा, साफ सुथराई कैसी होंगी, उसके सोशल चीजें कैसी होंगी, सब पूरी चीजें डिटेल समझाते हैं। वो खाली कंप्यूटर को भर देते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आपको किसी रास्ते पे कोई कचरा नजर नहीं आएगा। फिर ये होगा कि कहीं कोई थूकेगा नहीं। फिर ये आएगा कि आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो होते हुए दिखेंगे। हर चीज आपको बहुत परफेक्ट इसलिए नजर आएंगी कि उसने गुट्टी में डाल दिए कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं रास्ते से चल रहा था, दूर दूर तक गाड़ी नहीं आ रही थी, हम सिग्नल के पास खड़े थे। मैंने दोस्त से कहा वो गाड़ी तो आ गई, चल रहा, क्यों रुका है? उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ सिग्नल का मतलब सिग्नल होता है, चाहे गाड़ी आओ क्या मत आओ। ये उनके दिमाग में बच्चों के फीड कर दिया गया, सिग्नल मीन्स स्टॉप, बस रुक जाना है। हमारे जैसे में सिग्नल लगे भी तो जा रहे। ये इसलिए हो रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन में ये चीज इंटरकेट नहीं हो पा रही और हम दूसरे काम पे लगे। तो जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। जरूरत इस बात की है कि उसके बेसिक्स को चेक किया जाए। मैं जब प्रिंसिपल था तो मैं क्या करता था, मैं सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली बुलाता था, उससे पूछता था क्या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उसके टीचर्स को बुलाता था
कि इसका ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा, इसको अभी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं होंगे तो फिर कभी क्लियर नहीं होंगे। हम इंडिविजुअल बच्चे का, हर बच्चे का इंटरव्यू लेकर उसके मार्क्स, उसके सारी चीजें देखते थे और उसके टीचर्स भी उस पर तवज्जो देते थे। एक और खास चीज के इम्पॉसिबल नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। इसे आवाज कर, इम्पॉसिबल नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। आप अगर इम्पॉसिबल को देखे ना, ठीक से देखे, तो उसमें ये लिखा है कि आई एम पॉसिबल। क्या लिखा है देखो ना पढ़ के आप। और फेलियर नाम की भी कोई चीज नहीं होती, फेलियर नाम की भी कोई चीज नहीं होती। फेलियर नाम की चीज इसलिए नहीं होती कि फेलियर ये एक पड़ाव है, ये एक स्टेशन है कामयाबी के रास्ते में। बस वो ये कह रहा है कि ये ऑप्शन ठीक नहीं, दूसरा ट्राई कर लो, जरा दूसरे रास्ते से निकल जाओ, इससे अलावा और कुछ नहीं। आदमी हारता ही नहीं, या तो वो जीतता है या सीखता है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना। कुरान ने बहुत बेहतरीन कहा, कुरान ने कहा फइन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी हर मुश्किल के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन है। और आगे तकरार के साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फइन्ना मअल उसरि युसरा, यकीनन हर मुश्किल के साथ एक आसानी। तो बताए इम्पॉसिबल लफ्ज किधर है? दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, ना आपके लिटरेचर में है, ना आपके आइडियोलॉजी में है, ना कहीं दूर दूर तक। मैं परसों एक हमारे उस्ताद से पूछ रहा था, मौलाना ये बताइए कि कुरान में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें ऐसे नाम का शब्द कोई नहीं। इस्लामी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई लफ्ज नहीं। तीसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि लर्निंग कहते किसको है? व्हाट इज द एजुकेशन प्रोसेस? एजुकेशन प्रोसेस का मतलब हमारे मराठी में, मैं मराठी से पढ़ा हूं, वाचन, चिंतन आणि मनन। जब तक ये तीन प्रक्रिया प्रोसेस पूरी नहीं होती, एजुकेशन पूरा होता ही नहीं। वाचन का मतलब है पढ़ना, चिंतन का मतलब है उस पर सोचना, और मनन का मतलब है उसको याद रखना, है ना सर? ये तीन प्रोसेस नहीं होंगी तो एजुकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं होगी। हमारे पास क्या हो रहा है, सुबह से शाम तक उसको सिर्फ भरमार करते जा रहे हैं, उसके ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है। टीचर पढ़ा रहे हैं, उधर ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, उसको जाके मदरसे में पढ़ा रहे हैं, उसके पास कोई वक्त नहीं बचा कि उसने जो एजुकेशन लिया उसके ऊपर थिंकिंग करे, कोई थॉट प्रोसेस करे, उसको एनालाइज करे। और जब तक ये प्रोसेस नहीं होंगी, एजुकेशन होना ही नहीं। हम एजुकेशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि एजुकेशन उस वक्त होगा जब बच्चा, वो जब उसको खाली औकात होंगे, तो खाली औकात नहीं होते, वो अपना सारी चीजें जो पढ़ाई हुई उसको सोचता है। जिस तरह से जानवर रवन करते हैं ना, कि जब मिला जब खा लेते हैं और बाद में उसको उगल के चैन से खाते हैं, उस तरह से ये प्रोसेस होती है कि जब उसको खाली औकात होते हैं, उस वक्त वो पूरी अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और जब तक इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होंगी, उस पर एनालाइज नहीं होगा, उस पर सोच विचार नहीं होगा, तब तक वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा। वो महज इंफॉर्मेशन बन के रह जाएंगी, जो आज दिख रही है कि इनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं बची। मैं मेरी बेटी को पूछा, और हम तो ट्यूशन नहीं लगाते, मेरे बेटे को भी ट्यूशन नहीं लगाया, बेटी को भी नहीं लगाया। अब तो छोटी बेटी है तो उसको कहां पर ट्यूशन लगाएंगे घर में? तो हम बोले ठीक है चलो भेज देते हैं। 15 दिन हो गए तो मैंने मेरी बेटी से पूछा, बेटा तुम जो बैठते हो क्लास में तो वो सब तुम्हारे क्लास के बच्चे होते? उसने कहा नहीं, बहुत सारे क्लास के होते अब्बा। तो मैंने कहा फिर कैसे पढ़ाते हैं तुमको? जब अलग अलग क्लास के बच्चे में कैसे पढ़ाते हैं? उसने कहा कि अब्बा वो मुझे 10-15 मिनट तो पढ़ा देते हैं ना टीचर, अलग अलग से पढ़ाते हैं। मैंने सोचा 3 घंटे डालकर 15 मिनट पढ़ाने के लिए मैं अपने बच्चे को भेजूंगा?
मैंने कहा दूसरे दिन से आप ट्यूशन नहीं जाएंगे। 15 मिनट तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ ना, है? उसके 3 घंटे में क्यों खराब कर रहा हूँ? मैंने जब से 15 मिनट 15-20 मिनट आधा घंटा मैं अपना पढ़ा लेता हूँ। यहाँ तो सारे खवातीन पढ़े लिखे ग्रेजुएट तो तकरीबन सभी होंगे, फिर ट्यूशन की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत है? तो हम अपने घर में भी पढ़ा सकते हैं। हम क्यों कर क्या रहे 3-3 घंटे, कितना थका रहे। और एक बात याद रखिए, थके हुए जहन में कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ने की एक शर्त है कि दिमाग बहुत फ्रेश हो, अदरवाइज सारे दरवाजे बंद है, कितने भी खटखटाते रहो कुछ नहीं होगा। नॉलेज आने के सिम्टम्स क्या है? व्हाट इज द सिम्टम्स? जब नॉलेज आएगा तो सबसे पहले आपकी बुद्धि काम करेंगी और सवाल पैदा होंगे। अगर सवाल नहीं पैदा हो रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि आप एजुकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वाई? क्यों? और दूसरा सवाल वाई नॉट? क्यों नहीं? ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं? फिर वो सवाल पूछेंगे। स्कूल में सर को बार बार टोकेंगा, सर नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। हम हमारे स्कूल में टीचर को कम कर देते थे, 1 सेकंड भी नहीं रुकते थे। वो नहीं समझ में आया तो सर वो नहीं समझ में आया। सारे बच्चे ऐसे होते थे, मराठी स्कूल थी हमारी, सब रोक देते थे, सर भी बहुत अच्छे से लेते थे। फिर हमारे पास होता यह था कि हर क्लास के बाद 5-10 मिनट हमारे टीचर्स पूछते थे कोई डाउट है क्या। उनको मालूम है बहुत ये पितर बच्चे है सर, वो पूछते थे कोई डाउट है क्या। और जब तक डाउट का क्लियरेंस नहीं होता था हम तो नहीं छोड़ते। पता नहीं क्यों आजकल के बच्चे सवाल नहीं पूछते। सवाल नहीं पूछने में शर्म की क्या बात है? हम स्कूल में, सारी दुनिया जानती है कि हम स्कूल में इसलिए गए हैं कि हमें मालूम नहीं है ना? हम अज्ञानी हैं, हम नहीं जानते, इसलिए पढ़ने आए भाई। अगर हम जानते तो हम टीचर बन के पढ़ाने आते ना। तो शर्म की क्या बात है कि मैं कोई सवाल पूछ लूं? शर्म की बात तो यह है कि मैं सवाल ना पूछूं, मुझे नहीं मालूम और मैं सवाल ना पूछूं। यह तो शर्म की बात हो सकती है। यह कैसे शर्म की बात हो सकती है एक स्टूडेंट के लिए कि उसके जहन में कोई सवाल आए और वो सवाल ही ना पूछे? एक मर्तबा ये हुआ कि हमारे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा था और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तंग कर दिया, सर बार बार समझा रहे हैं तो मैं बार बार नहीं समझ रहा हूं, बार बार मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे के.बी. देशमुख सर थे। आखिर में पीरियड खत्म। दूसरे दिन सर आए और उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कहा कल जो सब राड़ा चल रहा था ना क्लास में, ये शेख समझ नहीं पा रहा था। मैं भी परेशान हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला कंफ्यूज क्यों हो रहा है। तो जब मैंने जाके उसका स्टडी किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक एग्जांपल है, ये बिल्कुल अलग चीज है, एक्सेप्शन केस है ये, जो सिर्फ इसी फॉर्मूले के लिए लागू होती है। और उसके बाद से उन्हें ये लगा कि हर साल जब भी वो पढ़ाते थे इस नई चीज को याद करते थे। तो हर बार हम सवाल पूछेंगे। चौथी चीज, यहां तक तो समझ में आ रहा ना कि ये ठहरा दो, समझ में आ रहा है ना? स्टडी प्लान करेंगे। स्टडी वेग, दुनिया में कोई चीज वेग नहीं होती। आप बोले आर्किटेक्ट तो प्लानिंग की बात करेंगे, है ना? बोलेंगे आर्किटेक्ट तो प्लानिंग की बात नहीं। अंग्रेजी की एक बहुत अच्छी कहावत है, याद रखना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मतलब जो प्लान नहीं करता, जो मंसूबा नहीं बनाता, इसका मतलब है कि वो अपने नाकामी का मंसूबा बना रहा होता है। ये कौन सा तरीका हुआ किताब हाथ में लेने की, पढ़ने का, छोड़ देने का, कुछ भी करने का? ऐसा थोड़ी होता। जब आप स्टडी प्लान करेंगे ना, आप में से मुझे किसी ने फेल होके या कम मार्क्स लेके बता देना। कैसे प्लान करेंगे? जैसा स्कूल शुरू हुआ, कितने महीने होंगे? 10 महीने होंगे। 10 महीने में कितना होगा? देखिए, रोज 2 घंटे भी, मतलब मैं सीईटी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, नीट वालों की नहीं, जो जनरल स्टूडेंट है वो अगर 2 भी घंटे अगर दिन में से पढ़ ले, और वो भी सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। एजुकेशन साइकोलॉजी ये बताती है कि स्कूल की पढ़ाई ये बहुत सफिशिएंट है अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन बच्चा पूरे ध्यान देकर पढ़े, सुने, सर को देखे, क्लास में अटेंड हो। ऐसा ना हो कि क्लास में बैठे और कोई दूसरी तरफ चला गया। तो जब अगर वो क्लास में पढ़े और 2 घंटे सेल्फ स्टडी की तरफ गए तो आप देखेंगे कि 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़े जाते मालूम? 12।
2 घंटे में 24। आपकी किताब मुश्किल से 150 पेज की भी नहीं है, और मुश्किल से 4-5 दिन में चाट देंगे आप। 1 महीने में पूरा सिलेबस, 1 रिवीजन होंगी। चलो छोड़ो 1 महीना नहीं, आप 2 महीने ले लो पहली बार। साल भर में तो आप 5 या 6 रिवीजन कर देंगे, और 6 रिवीजन के बाद आप किधर चले जाएंगे? सब्जेक्ट टू कंडीशन पहले दिन से ही हमारा प्लान है, या आज अभी आप समझ में आया तो आज प्लान कर लीजिए कि आप मुझे रेलवे इम्तिहान तक कैसा करना है, मेरे ये सब्जेक्ट होंगे, मैं इतना इतना पढ़ूंगी। समझ लो एक सब्जेक्ट आज बायोलॉजी है, वो मिस होगा तो नहीं पढ़ो। एक इतवार का दिन स्पेयर रखो जिसमें वो सारे बोले दूसरे के पूरे करने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 5-6 एक किताब अगर आज अगर ले ले और आपने सोचे कि मैं ये किताब कितने देर में पूरी होती देखेंगे, तो 6 घंटे में आपका एक किताब सरल तरीके से पूरी हो गई। और एक किताब आप साल भर पढ़ते और उसमें भी मार्क्स की मारामारी। तो ये सब नतीजा है आप बेहतरीन तरीके से सेल्फ स्टडी करने का। दूसरी चीज, पढ़ने का तरीका ये है कि आप पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आता, कितने भी बार पढ़ लो। उसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि जब आप पढ़ोगे ना, 1-2 बार रिवीजन हो गई तो तीसरे बार आप जो पढ़े तो उसको लिखने की कोशिश करो। पहली बार में आप 25% रिप्रोड्यूस करेंगे, 25%, फिर लिखने की कोशिश करो जो पढ़ा था वो, फिर आप 50% करेंगे, और थर्ड टाइम में आपको याद हो जाएगा। वो क्यों याद होगा? इसलिए कि लिखने का एक उसूल ये है कि जब आप लिखते हैं ना, तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आप पेज पे नहीं लिख रहे हैं, आप ब्रेन पे स्क्रैच कर रहे हो, ब्रेन पे स्क्रैच हो रहा है। तो जितने ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे उतना क्या होगा, वो ब्रेन पे छपता चला जाएगा, प्रिंट होगा, और वो भूला नहीं जाएगा। हमारे पास मेमोराइज करने की सिस्टम है, आप कितने याद रखेंगे? और याद रखने का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत दिन तक याद नहीं रहता। आप एग्जाम तक याद रखो, मैं आपको बहुत सारे सवाल पूछूंगा जो आपने पिछले साल याद किए, बहुत किताब के किताब याद कर लो, लेकिन मेमोराइज करने का प्रॉब्लम यह है कि उसको हमेशा मेमोराइज करते रहना होता है। हिफ्ज़ कुरान एक बार हिफ्ज़ करके याद नहीं रखते, उनको कंटिन्यूअस याद करना होता है। अगर वो याद नहीं करे तो भूल जाते। समझने की कोशिश करो, जो समझा हुआ होता है ना वो भूला नहीं जाता। जब आप समझेंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, किस लिए पढ़ रहा हूं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपका हिस्सा बनते चले जाएगा। उसके वास्ते बहुत दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझने की जितनी कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा से ज्यादा आप उसको याद रखो। लेकिन आज हमारे सामने एक मसला है, हमारे सामने ये आ गया, ये दुनिया की सबसे बड़ी आफत है, हाँ, और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ये चैन से बैठने ही नहीं देता। मसला ये है कि बुद्धि के द्वार उस वक्त तो खुलते हैं जब बाकी के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। आप एक साथ 2 चीजें बुद्धि में नहीं डाल सकते। अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आप पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे। आप कैसे पढ़ रहे हैं? आप बुद्धि तो सिर्फ शिर्क पसंद नहीं करती, बुद्धि भी, हाँ, वो सिर्फ एक चीज एट अ टाइम एक ही करना जानती है और अच्छे से करना जानती है। आप अगर मोबाइल लोगे कोई पढ़ाई नहीं होगी। पूरा सवाल ये है कि मोबाइल लेके क्या करेंगे हम? एक आदमी बंदा या हमारे बहने या जो भी बैठे, मुझे बताएं कि रोज 2-3 घंटे तो हम देख ही लेते होंगे कम से कम, है ना? यहाँ भी बैठे भाई लोग देखते होंगे, क्योंकि ये तो आम बीमारी है और जायज बीमारी हो गई कि सबको लग रहा है कि कोई मसला ही नहीं इसमें। उसके साथ है ना इंफॉर्मेशन आती है तो वो जायज स्वरूप में आ गई हमारे पास। एक दिन में 2 या 3 घंटे, तो महीने में कितने घंटे हुए? कितने हुए? 3, 30, 90, 100 घंटे। और साल में कितने हुए? 1000-1200 घंटे। और 5 साल में कितने हुए? 5000 घंटे। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे कोई एक खड़े होकर बताएं कि उसने 5000 घंटे डाल के कोई एक तो काम की चीज है उसकी जिंदगी में थोड़ा तो बदलाव आया होगा। अगर उसके जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आ रहा, वो उसके डेवलपमेंट के लिए कोई फायदे का नहीं है, तो फिर क्या हुआ? बेकार है।
हम दूसरों को क्या देखते थे? मुझे किसी ने कहा मोबाइल छुड़ाने का अच्छे से तरीका बताए एक प्रोग्राम में। मैंने बहुत सिंपल जवाब दिया, मैंने खुद हीरो बन जाओ ना, लोग तुमको देखेंगे। तुम कहां देख रहे हो लोगों को, नौटंकी वाले लोगों को, और खुश हो रहे, नाच रहे, गा रहे, मजे कर रहे हो, और तुम उनका टीआरपी बढ़ा रहे। हाँ, अब तुम खुद हीरो बन जाओ ना, फिर तुमको किसी को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मोबाइल खोल खोल के लोग तुमको देखेंगे, तो तुम खुद हीरो क्यों नहीं बन जाते? सिंपल काम है ना। तो ये पॉसिबल है। कुरान में एक लफ्ज आया, उसका नाम है जुना, गुनाह। ये लफ्ज बना जुना से। जुना ये ऊँटनी का नाम है, जाने। अब ये ऊँटनी की खासियत मैं भी कंक्लूड करते चला, लेकिन आप थोड़ी शरारत करेंगे ना तो मैं 6 घंटे भी लेक्चर दे सकता हूँ। आप जितने सीरियस बैठेंगे उतनी जल्दी से मैं अपना लेक्चर खत्म करूंगा, वरना सारे धूप में बैठे लोग मैं कब तक भी बोल सकूंगा, ये सब्जेक्ट पर मैं कब तक भी बोल सकता। तो कुरान में एक लफ्ज है जाने, जाने के ऊँटनी का लफ्ज। ये ऊँटनी की खास बात क्या है मालूम? ये ऊँटनी की खास बात यह है कि बावजूद इसके कि वो बहुत तेज दौड़ सकती, वो इंटेंशनली डिलिबरेटली स्लो चलती। मतलब क्या हुआ कि अपने सलाहियतों पर परफॉर्म न करना गुनाह है। गुनाह सिर्फ शराब पीना, झूठ बोलना और वो सारी चीजें तो है ही है, लेकिन उसकी बहुत व्यापक डेफिनेशन ये है कि आदमी अपनी सलाहियतों पर, एबिलिटी पर परफॉर्म न करे, ये अपने आप में गुनाह है। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको एबिलिटी इसलिए नहीं दी कि वो फालतू इधर उधर खर्चा कर ले। जबान इसलिए नहीं दी कि हम कुछ भी बोलते फिरे। ये जबान की अहमियत को मौके पे पूछो, कितनी अहमियत की जुबान है ये आंखें इसलिए नहीं दी कि हम कुछ भी देखते फिरे, कुछ भी करें। इस आंखों की अहमियत हम अंधे को पूछो। एक एक चीज, एक एक नियामत इसलिए दी है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें, और उसके सही इस्तेमाल के लिए दी गई। उसके लिहाज से परफॉर्म न करना गुनाह है। मिसाल के तौर पर कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन वो 2 जान पे पढ़ा रहा है, गुनाह कर रहा है। वो 40 मिनट का पीरियड है उसका, और वो 30 मिनट पढ़ा रहा है, बाकी 10 मिनट इधर उधर कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। एक आर्किटेक्ट है जिसके पास, मेरे पास कोई आया और कहा इंटरनेशनल लेवल की उम्मीद से आया, और मैं नीचे देख के कुछ तो काम कर दे रहा हूं और पैसे पूरे ले रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं मैं। एक स्टूडेंट है जिसको इस बात के लिए माँ बाप ने स्कूल में भेजा कि वो पूरे तवज्जो के साथ इल्म हासिल करे, और वो इल्म हासिल नहीं कर रहा, वो गुनाह कर रहा है। तो गुनाह इतना आसान छोटा काम थोड़ी है। हशर के मैदान में इसी का तो सवाल होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने तुमको ये सलाहियतें दी है, बताओ इसका हिसाब लाओ जरा, क्या कर रहे थे तुम, बताओ। ये हमको बहुत सोचने की और बहुत डरने की बात है। दोस्तों, मैं आखिरी पड़ाव में हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हम संगमनेर में नहीं बैठे, अब हम महाराष्ट्र में नहीं बैठे, हम एक ग्लोबल विलेज में बैठे। अब हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि हम पहले जैसे हमारे चलता था दौर है ना, साजिद भाई होता था, सब आ जाते थे, प्लान मिलाना बनाते थे, नहीं चली। हमारे पास लोग आते हैं प्लान बनाने, छोटा भी घर रहा तो वो बड़े बड़े इंटरनेट पे से डाउनलोड करके लाते, इंटरनेशनल लेवल के बंगले करता ऐसा बनाओ। हर चीज ये लेवल पे चेक होंगी, क्योंकि आप एक ग्लोबल विलेज में, इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हैं, आप संगमनेर में नहीं बैठे। लोगों के पास सारे दुनिया की इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन पे अगर हम परफॉर्म ना करेंगे तो हम इस रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को उस लेवल पे ढालने की कोशिश करें। फिर और एक खतरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने आ खड़ा है। उसका तो पूछे ही मत, मैं ज्यादा डराना नहीं चाहता ये पहले लेक्चर में, फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। आने वाले फ्यूचर में 3 चीजों पे कामयाबी डिपेंड होगी। एक एक्सीलेंस, कॉम्पिटेंसी, दूसरी ऑनेस्टी, और तीसरा डेडिकेशन। आप चालू माल नहीं चलेगा, कोई भी चालू माल नहीं चलेगा। आप सिर्फ 2 क्लासेस होंगे दुनिया में, एक तो हायर क्लास या लोअर क्लास। अब मिडिल क्लास कोई चीज नहीं बचेगी। अब अगर रिटेन करना है, अगर अब मार्केट में रहना है,
और कुछ करना है तो एक्सीलेंसी के सिवा हमारे पास कोई इलाज नहीं, और एक्सीलेंसी को मेहनत चाहिए। नॉलेज कहते किसको? अब हम इतनी देर से इस बात पे बात कर रहे हैं कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज, एजुकेशन एजुकेशन, एजुकेशन तो सारे तरफ मिल रहा है ना। फिर हमारा भारत 100, 200, 300 यूनिवर्सिटी में भी कहीं पर भी नहीं पाया जाता, क्यों? क्या वजह है? क्यों नहीं पाया जा रहा हमारे भारत में वो लेवल? हम एजुकेशन को डिफाइन करेंगे, नॉलेज को डिफाइन करेंगे। नॉलेज इनिशिएट थ्रू प्रोसेस, इल्म सोच देता है। जिसका इल्म उसको सोच नहीं देता वो पढ़ नहीं रहा। इल्म प्रोग्रेस करने, डेवलपमेंट करने का मोटिवेशन देता है। वो कहता है ये हालत बराबर नहीं, इससे बेहतर कुछ, और उससे बेहतर कुछ, और उससे बेहतर कुछ। मान लो पहले हमारे जमाने में कार्ड होते थे, चलो बहुत अच्छा है, कार्ड से चल जाता था काम, तो फिर मोबाइल क्यों नहीं करता? उन्होंने सोचा नहीं, इससे कुछ आगे की चीज होना चाहिए, ये नहीं चल रहा है, इससे और आगे, उससे और आगे, उससे आगे। एजुकेशन की एक्सट्रीम क्या है मालूम? एजुकेशन की एक्सट्रीम रिसर्च है, कि जो एजुकेशन रिसर्च की तरफ ले जाए वो एजुकेशन की क्वालिटी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। दुनिया में जो रैंकिंग होती है ना, वो आपके स्कूलों पे, आपके कपड़े, ड्रेस, टाई, कोट, पैंट पे नहीं होती, वो उस कंट्री के रिसर्च पे होती है कि इस कंट्री ने कितने रिसर्च प्रोड्यूस किए। ये पैरामीटर होता है क्वालिटी एजुकेशन का, कि वो लोग रिसर्च की तरफ जाए, उसका दिमाग और ज्यादा सोचने लगे और बेहतरी की तरफ जाए, और जब बेहतरी की तरफ जाएगा तो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगा। इल्म जिंदगी का मकसद देता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं, चले खेले टेले मेले में चल रहे अपने जिंदगी। आज इधर प्रोग्राम, कल उधर प्रोग्राम, कल इधर रस्म, उधर शादी, उधर उर्स। हमारा देश वैसे भी ना उत्सव वाला देश, यहाँ सारे 12 महीने उत्सव होते रहते हैं, और इसमें बहुत पैसे खर्चा होते हैं। एजुकेशन पे हम कितना खर्च कर रहे हैं? भारत सरकार खुद 2% करती है, और हमारी सरकार तो पूछिए मत। हमारे पास शादी ब्याह वो प्रायोरिटी के सब्जेक्ट है। मैं परसों बेंगलोर में गया था, साथ में ड्राइवर बैठा था। मैंने घर में आके बोला, मुझे बहुत अफसोस हुआ ड्राइवर की बात सुन के। उसने कहा, साहब हमारे पास एक शादी 15 लाख में होती है, अब तक 3 शादियां कर चुका हूं और 3 शादियां बाकी है। मैंने कहा सारी उम्र तो इसी में कट गई यार, कि बच्चे पैदा करो और शादियां करो और बाकी कुछ ना करो, घर भी किराए का। लोग सोच कैसे नहीं रहे हैं? क्या करेंगे लोग? नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे? जाओ, नहीं करता, हम नहीं करेंगे। मैंने ना अपनी बेटी की शादी में किसी को नहीं बुला, आए रस्म में कर दिया शादी। क्या हुआ? ये हमारे मीडियम क्लास लोग हैं ना, वो अपने से ज्यादा औरों की फिक्र करते कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, और लोगों के कहने में हमारी जिंदगी कट जा रही है। इल्म आदमी को खुद की पहचान कराता है और खुदा की पहचान कराता है। इल्म इंसान के अंदर की एबिलिटीज को बाहर निकालता है, उसकी सलाहियतें निखारता है, उसको उसके कमजोरियों से वाकिफ कराता है। इल्म इंसान को निडर बनाता है। अज्ञान, लाइल्मी, ये डर का कारण होता है। जिसके पास इल्म है उन्हें डरता है। इल्म इंसान को इंसानियत सिखाता है, अखलाक सिखाता है। जिसके पास अखलाक और इंसानियत ना हो, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। चाहे कितनी भी डिग्रियां ले लो दुनिया की, उसने पढ़ा ही नहीं। बद अखलाक आदमी, नॉलेज से कोई संबंध नहीं। इल्म मॉरलिटी का सबब है। इल्म अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान कराता है। इल्म जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। इल्म आदमी को इंसान बनाता है और खुद को और सारे समाज के लिए एक जिम्मेदार शहरी सिटीजन बनाता है। ये मैंने कहा इल्म की डेफिनेशन। अब सोचेंगे हम इस डेफिनेशन पे हम ओवरऑल डेवलपमेंट का नाम इल्म है। नॉलेज का जो हिस्सा स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ उसका एक पार्ट है, कंप्लीट नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्कूल आपको हुनर सिखाती है। और क्या सिखाती है? आपको पैसे कमाने का
हुनर सिखाती है, स्किल सिखाती है, आपको मॉरलिटी नहीं सिखाती, आपको एटिकेट्स और मैनर्स नहीं सिखाती, बाकी कुछ भी नहीं सिखाती। कोई कुछ हद तक तो होता होगा, लेकिन बहुत हद तक नहीं होता। ये 15-20 साल में आपने सिर्फ एक टारगेट बना रखा है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और बाकी हमारे सारी जिंदगी का बाकी कुछ सीखना नहीं। ये इल्म के अलावा हमको और बहुत सीखना है। ये 20 साल में जो कुछ सीखना है इसी में सीखना है, बाद में सीखने का मौका खत्म हो जाएगा। क्या सीखेंगे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखेंगे, इस पर बहुत किताबें और वीडियोस मौजूद हैं। हम गोल सेटिंग सीखेंगे कि गोल किस तरह से सेट किए जाते हैं और किस तरह से अचीव किए जाते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, ये स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। हम समझते हैं कि हमको कभी मौका मिला तो हम समझेंगे भारत में ये सब्जेक्ट सबसे प्रायोरिटी पे लगा दे, कि जिसको गोल सेट करना नहीं आया उसको जीना भी जीना नहीं आया। और अफसोस कि ये सब्जेक्ट ही हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं है सर। कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे, क्यों आत्महत्या कर रहे? 8वीं का पेपर हार्ड था तो आत्महत्या। यू आर नॉट डीलिंग विद द स्ट्रेस, ये भी नहीं सिखाएगा। प्लानिंग ये कहां सिखाया जाएगा, मैं बताऊंगा आगे। प्लानिंग किसको कहते हैं? अभी मैंने कहा कि प्लानिंग के साथ आप करके देखना। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जो तुम्हारे बच्चे हैं वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग में रहेंगे, ऐसा लगेगा कि ये नेशनल स्कूल का एक्सटेंशन है वो। और कोई फेल हो जाए ना सर, मुझे बुला के अवार्ड देना कि ये बच्चा फेल कैसा हुआ बताना। किसी ने फेल हो गया बता देना बस। इसके साथ एटिकेट्स, मैनर्स, बिहेवियर्स और लाइफ साइंसेस कुछ भी नहीं मालूम। हम बड़े बड़े प्रोफेशनल को देखते हैं, उनको मोबाइल का इस्तेमाल का तरीका नहीं मालूम, और फोन को जवाब ही नहीं देते, फोन ही नहीं उठाते। और फोन का जवाब, अरे ठीक है नहीं उठाया तो नहीं उठाया, बंदे बाद में तो कर ले। मुझे ऐसा लगता है सर कभी कभी कि ये जो आईफोन जो बहुत बड़े बड़े फोन है ना, उन्होंने उसके साथ ना उसको ऑपरेशन का सिस्टम भी बता दिया करे कि भाई फोन आया तो कम से कम अल्लाह के वास्ते रिसीव कर लिया करो। तो फिर कोई और ज्यादा होशियार लोग होते जो नया नंबर नहीं उठाते। कमाल हो गई। अरे फोन क्यों रखते हो, तो नंबर क्यों देते हो लोगों को नहीं करना है तो? आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते कि ये टाइम में मुझे फोन करे। मैंने किसी से कहा कि नए नंबर से फोन आया मैं उठाऊंगा नहीं। हो सकता है मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसा हो, उसका फोन गुम हो और वो बार बार मुझसे मदद की गुजारिश कर रहा हो और मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। हमको फोन, अरे हमको कुछ पता नहीं, हमको फोन का पता नहीं। कोई लोग आ रहे अपॉइंटमेंट कैसा लेना, अपॉइंटमेंट कैसा देना, इसलिए हम पूरी तरह से मार्केट में जाके फेल हो रहे, चाहे हम कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना ले लें। हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ये समझा कि हम कोई डॉक्टर इंजीनियर ये वो बन गए तो बहुत बड़े बन गए क्या। जब तक हम प्रोफेशनल नहीं बनेंगे सर, जब हम फॉरेन में जाते और अगर 10 बजे का टाइम होता है, हम 10:15 बजे जाते हैं ना तो होते आउट, योर टाइम इज ओवर। आपको जिसको वक्त की कीमत नहीं, हमको उस आदमी की कीमत नहीं। आप जा सकते हो 1 मिनट, नॉट अ सिंगल मिनट। वो चुप ऐसे ही थोड़ी आगे चले गए। यहाँ तो भाई दीन जा रहा है साहब, वो आगे पलट के बोल ही नहीं रहा हमको कौन है। ये सब सीखने के तरीके, कब सीखेंगे हम? लैंग्वेज, ये सब आप जब आपके पास बहुत वक्त बच जाएगा तो ये सारी चीजें सीखेंगे। पहले जमाने में क्या होता था, बादशाह जो होते थे ना, तो आपको क्या लगता है कि राजकुमार घर में सोने के चमचे से पलाते होंगे? नहीं। जब वो छोटे होते थे ना तो उनको जंगलों में और रेगिस्तान में भेज दिया जाता था। उनकी शेड्यूल ट्रेनिंग होती थी, उनकी युद्ध नीति, राजनीति, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि जब वो 14-15 साल का होके आता था नौजवान, घर पे नहीं रखते थे, तो जब उस मुल्क का सबसे बेहतरीन इंसान होकर आता था। क्यों हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहते कि वो हर फन में ऐसा माहिर बन के निकले कि वो हर फन वाला हो और उसको मास्टर चाबी कहा जाए कि किसी भी हाल में रख दे, इस चाबी के जरिए से हम उसको खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो है खेल के मैदान। खेल के मैदान खिलाड़ियों को तरस रहे हैं। अगर हम खेल के मैदान पे बच्चों को नहीं भेजेंगे तो समझ लो हमने लर्निंग की प्रोसेस पूरी नहीं की। क्या सीखेंगे आप? हम खेल के मैदान पे कोऑपरेशन सीखेंगे, हम कोऑर्डिनेशन सीखेंगे, हम पेशेंस सीखेंगे। गुस्सा नहीं आएगा, हमको समझ में आएगा क्या होता है। ऐसा भी गिरते हैं
फिर उठते हैं, धक्के भी लगते हैं, मारामारी भी होती है, फिर सीधे होते हैं। वरना किसी ने घूर के देखा तो आपने देखा कत्ल कर दिया लोगों को। इनके पास पेशेंस ही नहीं बचा क्योंकि ये ग्राउंड पे नहीं आए। किसी ने घूर के देखा, गाड़ी पे घूर के देखा तो उसको मारना शुरू कर दिए, वो तो घूर के देखता गया। और यहां तो गिर रहे हैं ग्राउंड पे बार बार। आप स्पोर्ट्समैनशिप सीखेंगे, जिसको स्पोर्ट्समैनशिप नहीं आती ना, उसको जीने का हुनर नहीं आता। आप टीम वर्क सीखेंगे, और सबसे बड़ी चीज जो मैदानों पे सिखाई जाती है वो हारना सीखोगे आप। अब्राहम लिंकन ने क्या खूब कहा था, आप उसका लेटर पढ़ लीजिए, उसके बच्चे के टीचर को लिखा था। उसने ये लिखा कि सर, हो सके तो मेरे बच्चे को हारना सिखाओ, क्योंकि जो हारना नहीं जानता वो जीत नहीं सकता। एक जीत के बीच में कई हारें होती है जिसको बर्दाश्त करना होता है। आदमी वो नहीं होता जो हार कर गिर जाता है। शिकस्त उसको कहते हैं कि जो उठे ही नहीं, और कामयाबी उसको कहते हैं कि उसकी बाउंसिंग बैक कैपेसिटी, बार बार हारने के बाद उसको उठने की कैपेसिटी कितनी होती है। कितने देर हो गए सर? कितना देर हो? अब चलो बस, मैं अब खत्म हो गया। और आखिरी बात, क्या अपने बच्चों को लाइफ साइंसेस पढ़ाइए। लाइफ साइंसेस, जीवन, आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ा लिए, आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बहुत सारे शास्त्र पढ़ा लिए, एक शास्त्र नहीं पढ़ाया, और वो है जीवन शास्त्र, लाइफ साइंसेस। वो कहां मिलेगा? वो कुरान के पन्नों पर मिलेगा। एक एक पन्नों पर हिकमत की वो बातें जो आपको कामयाबी के वो रूल देंगी, जो आपको कभी पराजित नहीं कर सकती। कुरान है क्या? कुरान तो इंसानों को उस बुलंदियों पे पहुंचाने आया। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्या आप उठोगे कब? शाम कब होंगी? कुरान कहता है कि जब अंधेरा होंगी तो शाम होंगी। अल्लाह के रसूल ईशा के बाद बाहर नहीं जाते थे। फजर के दिन मुसलमानों का दिन शुरू हो जाता है। उसने डिफाइन किया कि आपकी आवाज कितनी ऊंची होंगी। कुरान ने कहा कि जो ऊंची आवाज है वो गधे की आवाज होती है। सारे साइंसेस आपको इतने तरतीब के साथ मिलेंगे कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये कौन पढ़ाएगा जी कुरान घर में? आपका बच्चा अरबी में, कुरान तो वो अरबी में पढ़कर आया है, उसको पता नहीं क्या है। तो ना लड़की पढ़ी ना लड़का पढ़ा। कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। क्या लोगों, बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नुम की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो कुरान को, यानी उसको लाइफ साइंसेस के कुत्ते में उतारे। भारत में हमारे जो हाल है, मैंने अपनी किताब में लिखा कि जब इतनी शानदार तुम्हारी फिलॉसफी है तो तुम पिछड़े क्यों है? सवाल पूछेंगे ना लोग। मैंने कहा इसलिए हम पिछड़े नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम इसलिए पिछड़े हैं कि हम मुसलमान नहीं रहे। उस कुदरत के कानून पर, उस अल्लाह की किताब पर हम चलने वाले नहीं रहे, इसलिए हमारे हाल है। हम चलते तो लोग हमको सर पे बिठाते। उसके एक एक चीज, मुझे माफ करते चलना, मैं कोई मजहब के मामले पे नहीं बोलता ज्यादा। कैसे करेंगे आप? रोज शाम में घर में एक फैमिली इज्तिमा होगा, संस्कार बच्चों को हम डालेंगे। बच्चे अगर समाज में न्यूसेंस फैलाते हैं ना, गाली गलौज करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं और इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत नहीं की, जिसकी जिम्मेदारी हम पर डाली गई थी। स्कूल की ये जिम्मेदारी नहीं, मदारिस की ये जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी माँ और बाप की है कि वो अपने बच्चों को इस्लामी और इंसानी एटिकेट से पूरी तरह से आरास्ता करे और उस मॉडल को समाज में भेजे कि ये हमारा मॉडल। हमने अल्लाह के रसूल को नहीं पढ़ा। दुनिया के सारे फिलोसोफर्स इस बात पर मुत्तफिक है कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान, चाहे किसी मजहब का हो, अल्लाह के रसूल थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एडवर्ड गिब्सन, नेपोलियन बोनापार्ट, सर विलियम मूर, गिबन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा, सारे लोगों ने कहा, हमारे पास उनकी सीरत मौजूद होने के बावजूद अफसोस कि हम कामयाब के वो शहंशाह को न पढ़ पाए। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अपने बच्चों के वास्ते प्लॉट तो खरीदे होंगे, घर भी बनाए होंगे,
लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार न देना तो हमारा जो पेरेंटल है ना वो फेल है। आइए हम हर बात हर रोज एक रुकू नहीं पढ़े आता तो कम से कम सुन ले, तर्जुमे के साथ सुन ले, सुना ले घर में। 1.5-1.25 साल में कुरान इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी हम पूरी कर लेंगे। आखिर में ये एजुकेशन की ऑब्जेक्ट क्या है वाला? ये सारी इतनी हम बातें कर दिए, इतनी बहुत सारी बातें मैंने भी इतनी दूर से आके करा, बनाते बनाते मुझे 3 हफ्ते लग गए। आखिर ये एजुकेशन ऑब्जेक्ट क्या है? हर एक को पूछेंगे तो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये वो बनना। बन के क्या करेंगे भाई? बन के हम बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, बैंक बैलेंस होगा, अच्छा सब अच्छा होगा, बस इतना। इतनी छोटी बात, फिर इतनी छोटी बात को 20 साल क्यों लग गए? इतनी बात, एक गाड़ी, एक बंगला, 2-3 प्लॉट, 1 वर्ष है, बाहर फॉरेन टूर, बस इतना ही है। अब हमारे पास सब है तो क्या हमारे लाइफ का मतलब खत्म हो गया? ये बहुत छोटी बात है कि हम इतना लो एम से काम करें। और अंग्रेजी में कहावत है, लो एम इज अ क्राइम। छोटे से एम ये गुनाह है। तो फिर क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला, एक शायर ने कहा, क्या दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे करबोदियां। हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए हैं और वो है सारे इंसानियत के लिए खिदमत। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं हजारों में लाखों पेशेंट के दर्द दूर करूंगा। मैं ये करूंगा तो सारे इंसानियत की इतनी बड़ी खिदमत करूंगा। मैं ये करूंगा तो उससे मैं पाव करूंगा। मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा सवाब अल्लाह के पास लेकर जाऊंगा। पैसे तो बोनस है, वो तो मिल ही जाते हैं। मस्जिद के इमाम पैसे के लिए नमाज नहीं पढ़ाते, मंदिर के पुजारी पैसे के लिए पूजा नहीं करते, वो तो उनकी इबादत करते हैं। पैसा तो बोनस है। जिस दिन आप एक्सीलेंस परफॉर्म करेंगे, लोग आपके घरों में पैसे लाके देंगे। आप पैसे की चिंता मत करना, आप सिर्फ एक्सीलेंस पैदा करना, अपनी नियत को इस लेवल पे ले जाना कि मैं इंसानी खिदमत के लिए पैदा हुआ। सारे इंसान, मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए मैं पैदा हुआ। मैं जिस फील्ड में जाऊंगा ना, उस फील्ड में मैं अपनी इंतहा कर दूंगा। बस मैं आर्किटेक्ट बना, मैंने कहा नहीं, मैं एक सब्जेक्ट पे रिसर्च करूंगा। ये पोल्यूशन से लाखों लोग मर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज्यादा भारत को मुश्किल करेंगे। मैंने इस सब्जेक्ट में PhD किया। इंशाल्लाह इस साल मेरी ये किताब आएंगी जो इंशाल्लाह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को आसान कर देंगी। मैंने अपने इल्म का इस तरह से हासिल किया, आप सब भी अपने इसका इंशाल्लाह कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि हम तो अब ये सब कोशिशों की बात हो गई, लेकिन नतीजे किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में है ना। तो अल्लाह से मिलने का कौन सा वक्त होता है? क्या करेंगे हम? नमाज पढ़ें, है ना। बोलने की जरूरत नहीं ना। तो ये सारी चीजें उस वक्त तक पूरी नहीं होंगी जब तक वो नहीं चाहेगा, है। तो उसके वास्ते उसको क्या करना पड़ेगा? दुआ करना पड़ेगी, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। तो बस इन्हीं कोशिशों के साथ पीस फाउंडेशन एक बेहतरीन समाज के निर्माण में, जहां पर सारे लोग हम बहुत ही शांतिपूर्ण रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बतों का पैगाम, जिंदगियां आसान करने के लिए और लोगों को कामयाब करने के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को और इस मुल्क को एक बहुत बेहतरीन मुल्क अल्लाह हमारे जरिए से बनाए, एक बेहतरीन समाज का निर्माण करे, जहां हम सब मिलके इस मुल्क को एक जन्नत की तरह बहुत ही खुशगवार इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करें। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि जिंदगी की असल उड़ान बाकी है, जिंदगी की असल उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर मिट्टी मैंने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो इस बास की असल उड़ान बाकी है। बास का मतलब है शाहीन, ईगल। अभी तो इस बास की असल उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है समंदर सिर्फ मैंने, अभी तो लांगा है सिर्फ समंदर मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वाक़ई